सो गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत टाइम के बाद अभी हम लोगों का वापस लेक्चर हो रहा है। विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 5 स्टार्ट किया था एंड यूनिट 5 का एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो वो एक जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसके बाद वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एज यू कैन सी आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ यूनिट 5 चैप्टर नंबर 13 या सेकेंड पार्ट आप बोल सकते हो यूनिट 5 का, विच टॉक्स अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो आपका जो रेफरेंस बुक यूनिवर्सिटी ने बोला है वो रेफरेंस बुक का चैप्टर नंबर 13 आपको मिलेगा एज पर आर सिलेबस। दिस इज़ द यूनिट 5 पार्ट। सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेसिकली ये कौन से टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब क्वालिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग टर्म्स में हम लोग क्वालिटी डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग वे में हम लोग बोल सकते हैं क्वालिटी क्या होता है। We can say कि quality for customers quality means something different, for testers quality means something different, and for developers quality का मतलब अलग रहेगा। So हर एक के हिसाब से, हर एक के पर्सपेक्टिव से quality जो है it differs। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि मेनली जब भी अगर हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर वहाँ पे आता है वो रहते हैं हम लोग के जो कस्टमर्स या यूज़र्स जो वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू या उनके पर्सपेक्टिव से क्वालिटी अचीव हुआ या नहीं कोई एक सॉफ्टवेयर का वो चेक करना, वो मेंटेन करना या उसको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हम लोग कोई एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सो उसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज़ कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई एक ओला या उबर टाइप का ऐप, मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं हम लोग या वेबसाइट जो भी आप बोले। तो वहाँ पे अभी जब हम लोग क्वालिटी की बात करेंगे तो कितना ईजिली मैं राइड बुक कर सकता हूँ। देन एक बार राइड बुक किया तो वो कितने टाइम में मेरे तक पहुंच रहा है वो मुझे इजीली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो आप देखो कि राइड बुकिंग कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। मतलब अगर राइड बुक नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली मुझे पता चलना चाहिए कि ओके मेरा राइड बुक नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस जो भी रहेंगे वो। अगर राइड बुक हुआ तो इमीडिएटली मुझे वो नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर राइड बुक होने के बाद में अगर मेरे पास वो आ रहा है, जो भी जिसका भी मैंने राइड बुक किया है वो पर्सन अगर मेरे पास आ रहा है तो वो अगर ट्रैफिक में है तो उसका डिटेल मुझे क्लियरली दिखना चाहिए। रियल टाइम मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैंने राइड अपने कोई रिलेटिव के लिए, अपने कोई फैमिली मेम्बर के लिए बुक किया है तो जब अगर मैं अपने फ़ोन से उनको ट्रैक कर सकता हूँ कि नहीं, जिससे मुझे इजीली पता चलेगा, उनका सिक्योरिटी के कंसर्न्स नहीं रहेंगे। सो ये सारे क्वालिटी फैक्टर्स हो गए। अगर मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ तो जैसे नॉर्मली होता है, ऐसा नहीं कि जो रैंडम कोई एक पेमेंट अमाउंट उन्होंने बोल दिया या किसी ने ज़्यादा लिया पेमेंट कम लिया। इट इज़ एग्जैक्टली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो मुझे अगर मैं एस्टिमेटेड जो अमाउंट है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि उससे कम मेरे चार्जेस हो, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एस्टिमेटेड जो मुझे अमाउंट दिया है उससे ज़्यादा भी चार्जेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और एनीथिंग। तो आप देखो कि ये क्वालिटी डिफाइन करता है। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। लाइक अगर मुझे अगर रात में लेट हो गया है और वो टाइम पे अगर मुझे अपने फैमिली मेम्बर को कहीं से पिक करना है या उनको अगर घर तक लाना है तो आई कैन ट्रस्ट ऑन सच एप्लीकेशंस जहाँ पे मैं रियल टाइम में ट्रैक कर सकता हूँ कि वो कभी पहुँच रहे, कहाँ तक पहुँचे, कभी आ रहे हैं। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास सारे डिटेल्स भी होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो एक क्वालिटी डिफाइन करता है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे इसमें कि अभी आज के टाइम पे आप देखो कि जो ओला में जो अपडेट्स आया है उसमें अगर आप देखेंगे ना तो बेस्ट एक पॉसिबल आपके लिए एक रेंज बता रहा है कि ओके ये अमाउंट से ये अमाउंट के बीच में होगा। आपको अगर बहुत अर्जेंसी में अगर राइड बुक करना है तो आप कोई भी एक जो सिलेक्ट कर लो, या माइक्रो मिनी या और कोई टाइप का जो राइड है आपका, तो उसमें रेंडमली कोई भी एक सिलेक्ट होगा जो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे इमीडिएट बेसिस पे अवेलेबल रहेगा। सो दैट अगेन डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अब जब अगर मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए हम लोगों को सर्टेन फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
आपने वैल्यू वर्सेस कॉस्ट वाला एक टॉपिक अपना एसपीएम में ही है, आई थिंक वो पढ़ा रहेगा, हम लोग फिर भी एक बार देख लेते। तो गाइज मैं यहाँ पे वापस वो टॉपिक पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे वो डायग्राम अलग से मिला नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको रेंडमली बता देता हूँ सर। वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो क्या होता है? वैल्यू कोई एक फंक्शन, कोई एक फीचर जब अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन में डेवलप करते हैं तो जो यूजर्स है उसके लिए उसका वैल्यू कितना हाई है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जैसे ओला का ही एग्जांपल लिया हम लोगों ने, तो ओला ऐप में जो हम लोगों को मैपिंग मिलता है कि राइड कहाँ से जाएगा, कहाँ पे ट्रैफिक है, कौन से दूसरा हम लोग रूट ले सकते हैं, और अगर राइड मेरे तक आ रहा है तो वो कितने टाइम में पहुँचेगा, उसको हम लोग नोटिफाई कर सकते हैं। कितना एस्टिमेटेड टाइम लगेगा हम लोग को सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ये हम लोग को बता सकते हैं। तो ये जो एक फीचर है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गूगल मैप्स का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो कस्टमर के लिए इसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम लोग को जॉब पे पहुंचना है तो वो टाइम पे कितने टाइम में हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, ये अगर मुझे एग्जैक्टली अगर पता चल रहा है ना, तो दैट क्रिएट्स और दैट हेल्प्स मी अ लॉट। तो इसके लिए आप देखो कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल मैप्स जो है इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो के अंदर। लेकिन जब अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सर्टन जहाँ पे हम लोगों ने गूगल मैप्स जो है, ओला ने अब गूगल मैप्स खुद से नहीं बनाए, उन्होंने रेडीमेड गूगल मैप के एपीआई लिंक किया है अपने एप्लीकेशन के साथ में। एपीआई का मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब गूगल मैप के सारे रेडी फंक्शंस या फैसिलिटीज़ या फीचर्स जो है वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लिया उन्होंने इन देयर ओन एप्लीकेशन। तो इससे क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपर्स है उनका डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत मिनिमम है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो गूगल मैप रेडीली उनको प्रोवाइड कर रहा है, उनको खाली अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है और थोड़े बहुत जो अलग से उनको डिज़ाइनिंग और अप्लाई करना है ना, वही पॉइंट्स है। बाकी के सारे अगर बाकी के सारे फीचर्स अगर देखेंगे तो वो रेडीली या ऑलरेडी जो वर्क कर रहा है वो गूगल मैप्स वर्क कर रहा है, हम लोग के डेवलपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कॉस्टिंग देखेंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट, तो डेवलपमेंट कॉस्ट अगर मैं 0 to 9 के स्केल पे अगर मेजर करूँ तो 0 to 9 के स्केल के ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट हम लोग का मिनिमम आ रहा है, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ चीज़ें जो गूगल मैप मुझे रेडीली दे रहा है वही हम लोग रीयूज़ करने वाला है अपने साइड से। वहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू उसका बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है ना, ये फैक्टर्स भी डिफाइन करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कितना बेटर है। मतलब कस्टमर के लिए जो फंक्शंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उसको और बेटर बनाने का ट्राई करो। दैट इज़ वॉट वी मीन बाय सॉफ्टवेयर क्वालिटी। एंड फॉर दैट रीजन वी सपोज टू वर्क ऑन वन थिंग, वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो। जो भी फंक्शंस हम लोग ऐड करेंगे सबके ऊपर वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग बेसिक एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी के सर्टेन बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो हम लोग SY में पढ़ते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस पार्ट, जब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आता है। फर्स्ट थिंग अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन बनाया वो कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं। सो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पॉइंट जो दिया हुआ है वो है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखो सर्टेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी कितना बेटर है, और उसके साथ में साइज ऑफ आर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रिलायबल है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कितना स्टेबल है, फेलियर्स कितने रेयरली आ रहे हैं या फ्रीक्वेंट फेलियर्स या बग्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं। आप कुछ फीचर डाल रहे हैं तो वो वो जो फीचर है उसको रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो रिलायबिलिटी अगर आप देखेंगे सो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, मतलब आपने जो डिज़ाइंस बनाए वो कितने यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि जितना इजीली अगर यूज़र उसको यूज़ कर पाएगा उतना रिलायबिलिटी बेटर रहेगा।
और ये सारे फैक्टर्स को जब हम लोग कंबाइन करेंगे ना, तब जाके आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी डिफाइन होगा। आई होप सबको इमेज दिख रहा है ना, जो अभी इमेज मैं यहाँ स्क्रीन पे बता रहा हूँ। एवरीवन गाइस, यस नो, हेलो, यस सर। हाँ, दिख रहा है। ओके। सो देखो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हम लोगों ने क्या दिया है, यूज़र एप्लीकेशन। तो यूज़र एप्लीकेशन आपने कितना सिंपल बनाया कि हर कोई उसको यूज़ कर सकता है क्या। तो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट, जो जिसके थ्रू आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर ज़्यादा रिलायबल है बिकॉज इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, और वी कैन से क्वालिटी भी उसका इम्प्रूव हो गया अ बिट बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। देन कोडिंग प्रैक्टिस। अब कोडिंग प्रैक्टिस के अंदर हम लोग यहाँ पे कौन से टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। सो एग्जैक्टली सेम सिंपल चीज़ें जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, इफ एप्लीकेबल कंप्लायंस विद डबल ओ मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कंसेप्ट पढ़े थे, वो आप कितना प्रैक्टिकली एफिशिएंटली यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। वो जितना प्रॉपरली अप्लाई करेंगे उतना आपका सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हो गया, और सिक्योरिटी इम्प्रूव होने का मतलब है आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी इम्प्रूव हो गया। सो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने कहीं पे इनहेरिटेंस अप्लाई किया है, एक पेरेंट क्लास बना है जिसमें से हम लोग सर्टन फंक्शंस जो है वो दूसरे कोई क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपके पेरेंट क्लास में वो जो भी फंक्शंस है वो सारे आपके प्रोटेक्टेड टाइप के फंक्शंस होने चाहिए। इट शुड नॉट बी प्राइवेट पब्लिक फंक्शंस, सो दैट अगर आप इनहेरिटेंस में ही वो फंक्शंस को कॉल करने वाले हैं, तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज हम लोग उसको वी ओनली कीप इट एज अ प्रोटेक्टेड वन, नॉट अ पब्लिक फंक्शन। ये फर्स्ट चीज़ हो गया। देन एनकैप्सुलेशन प्रॉपरली अप्लाई करो, जहाँ जहाँ पे अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग डेटा हाइडिंग, एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा हाइडिंग, मतलब ओरिजिनली आपके जो एल्गोरिदम है वो सब बहुत प्रॉपरली हिडन रहेंगे। अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके आगे अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, एल्गोरिदम्स जो हम लोग डिफाइन करेंगे ना, वो एल्गोरिदम्स आपके होंगे उतने थोड़े सिंपल होने चाहिए। एंड दूसरी बात, जो हम लोग रियल टाइम में जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन्स को हम लोग और बेटर कैसे बना सके, उसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। अगर मैं हम लोग जैसे अगर कोई ऑन ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी एक छोटा सा पॉइंट हो गया, ट्रांजेक्शन मतलब वी आर नॉट ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मनी ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये भी होगा कि अगर मैंने डेटाबेस में से कुछ इंफॉर्मेशन डिमांड किया था जो प्रोसेस होके मेरे पास आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो आपके ट्रांजेक्शन्स जो हो रहा है वो कितने एफिशिएंटली हो रहा है, वो एक बात आएगा, और उसके लिए आपने जो एल्गोरिदम्स बनाए वो कितने प्रॉपर है। सो आपने डेटा स्ट्रक्चर में जो पढ़ा है ना कि हम लोग सर्टेन एल्गोरिदम्स के ऊपर वर्क करते हैं, देन स्लो एल्गोरिदम्स को और फास्ट बनाने का ट्राई करते हैं। फास्ट बनाने का मतलब है कि आपका जो सॉफ्टवेयर या आपका जो सिस्टम है उसको और रिस्पॉन्सिव बनाना, उसको और बेटर बनाना। कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों का पहले कोई एक सॉफ्टवेयर था जिसमें मुझे 10 बार क्लिक करना पड़ता था तब जाके मेरा एक ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा था, और उसके जगह पे अभी मेरे 2 ही क्लिक में वो सेम काम हो रहा है। तो वो क्या हो गया, आपने अपने एप्लीकेशन को और फास्ट बनाया, और उसके लिए आपने अपने एल्गोरिदम, अपने एक्चुअल जो लॉजिक है उसमें सर्टन प्लेसेस पे चेंजेस किया, ये होगा। देन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, आप कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे अगर हम लोग सर्टन चीज़ें अगर रीयूज़ कर सकते हैं तो हम लोग उसको कंफर्म रीयूज़ ही करेंगे, खुद से वापस डेवलप नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ हम लोग रेडीली बोरो कर सकते हैं तो उसी को यूज़ करो। कहीं पे अगर हम लोग के पास रेडी एपीआईज अवेलेबल है तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। कोई रेडी प्लगइन्स अगर अवेलेबल है तो उसी को यूज़ करेंगे। सो इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो कम हो जाएगा। जब अगर हम लोग एक रेडी प्रोग्रामिंग रीयूज़ करते हैं तो उसमें जो ऑलरेडी क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में भी आ जाता है। तो आप जब कोड करेंगे कुछ और उसके जो एरर्स आएंगे, कुछ बग्स आएंगे, उसको सॉल्व करने की या उसके ऊपर बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया। और लास्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत बार अननेसेसरीली हम लोग बहुत सारे फंक्शंस ऐड कर देते हैं जो ज़रूरी नहीं रहता है। बहुत बार क्लाइंट्स की भी डिमांड रहती है कि हाँ हम लोगों को ये वाले फंक्शंस चाहिए, ये फंक्शंस चाहिए, और एक्चुअल में वो सारे फंक्शंस रिक्वायर्ड भी नहीं रहते, फिर भी हम लोग वो फंक्शंस यूज़ करते रहते हैं। तो या ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है बहुत बार कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर डेड कोड आ जाता है। डेड कोड मतलब आप कभी वो फंक्शंस यूज ही नहीं कर रहे हैं, आप कभी ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट नहीं कर रहे जिससे वो वाले कोड को एग्जीक्यूट कर सको आप। मतलब आपके सिस्टम में कोई एक ऐसा कोड है जो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है और फिर भी आपने उसको अपने सिस्टम में रखा हुआ है।
and that might create sometimes a bug or a failure for your system. Yeah, it might also creates a backdoor for someone else to enter in your system. तो ऐसे जो डेड कोड रहते हैं या अनरिक्वायर्ड कोड रहता है ना, उसको आपको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. तो आपको वो भी एनालाइज करने आना चाहिए. तो आप जितना सिंपल रखेंगे चीज़ों को, आप कॉम्प्लेक्सिटी जितना कम रखेंगे अपने सिस्टम में, उतना आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से डेड कोड है, कौन से आपके एक्टिव कोड है जिसको आप टाइम टू टाइम यूज़ कर रहे हैं. सो जो डेड कोड है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, जिससे आपका मेंटेनेंस का जो एफर्ट्स है वो भी कम हो जाए. देन डॉक्यूमेंटेशन, ऑफ कोर्स ये तो हम लोग को पता ही है, अलग अलग लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन होता है. वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंटेशन मतलब यूजर मैनुअल टाइप का, वो तो अलग डॉक्यूमेंटेशन होगा. बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आप कोडिंग कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो टेस्ट हो रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपने जो बग्स एरर सॉल्व किए प्रोग्रामिंग के टाइम पे उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा. और ये बहुत ज़रूरी रहता है. आप जैसे ब्लैक बुक बनाते तो ब्लैक बुक के अंदर आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन डालेंगे. वो आपने वो आइडिया आपको क्यों आया, क्या ड्रॉबैक थे एग्जिस्टिंग कोई एक सिस्टम में जिसको आप ओवरकम करने के लिए आप अपना एक कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा जिसमें हम लोग उसके अलग अलग लेवल्स के डिज़ाइन डालेंगे, डीएफडी डायग्राम्स डालेंगे, ईआर डायग्राम्स डालेंगे, और उसके साथ में क्लास डायग्राम्स अगर रिक्वायर्ड है वो डालेंगे. देन उसके जीयूआई के कुछ डायग्राम्स रहेंगे. ये आया, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो कोड किया है वो डालेंगे. देन हम लोगों ने जो टेस्टिंग किया है वो डालेंगे. तो मेनली हम लोग जब छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो टाइम पे आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो भी बहुत छोटा सा होता है, जिसके अंदर आपके एक ही ब्लैक बुक में ये सारी चीज़ें आते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल लेवल सम सॉफ्टवेयर, तो वो टाइम पे आपके अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं जिसके ऊपर आपके अलग अलग टीम्स काम करते हैं. जैसे डेवलपमेंट टीम अपना एक अलग डॉक्यूमेंट बनाएगा और डिज़ाइनिंग टीम का एक अलग डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसको लास्ट में हम लोग कंबाइन भी रख सकते हैं या अलग अलग भी हम लोग यूज़र को हैंड ओवर कर सकते हैं. और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा. और उसके साथ में अगर हम लोग कोई एक एरर या बग फेस कर रहे हैं जिसको हम लोग इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसका एक स्क्रीनशॉट, उसका एक डिस्क्रिप्शन हम लोग रखेंगे. एंड जब अगर हम लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया तो क्या स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया और कोडिंग में कहाँ पे क्या एरर या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो जो भी एरर था वो सॉल्व नहीं हो रहा था, देन हम लोगों ने कहाँ पे क्या चेंजेस की, ये सब कुछ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन रखते हैं. सो दैट इन फ्यूचर अगर सिमिलर टाइप का वापस अगर कोई बग या एरर हम लोग के सिस्टम में जनरेट होता है तो उसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटेनिंग द साइज ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अननेसेसरीली अगर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के साइज को अगर बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज करते जाएंगे ना, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम जो है उसका क्वालिटी अगेन डाउन जाएगा या रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाएगा. बराबर है. और रिस्पॉन्स टाइम कम होने का मतलब है क्वालिटी वाइज वो थोड़ा पुअर हो गया. तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पोर्टेबिलिटी कितना बेटर है वो भी आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी डिफाइन करता है. देन टेक्निकल एंड फंक्शनल वॉल्यूम्स कितने आप यूज़ कर पाते हो, लाइक आपने कितने फंक्शन पॉइंट्स डाले हैं. फंक्शन पॉइंट्स का मतलब है कितने फीचर्स आपने ऐड किए हैं और वो सारे काम के हैं क्या. कोई अगर काम के नहीं है तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा काम के उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. ये सारे पॉइंट्स रहेंगे. और अब ये डायग्राम होने के बाद में नेक्स्ट एक जो डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम व्हाट वी हैव इज दिस पार्ट. आपने आई थिंक पढ़ा भी रहेगा पहले, और नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग एक बार वापस देख लेंगे. मेंटेनेंस ये वाला. सो इससे भी आपका सॉफ्टवेयर का जो क्वालिटी है वो अगेन और बेटर बनता है, या हम लोग ट्राई करते हैं कि वो और बेटर बन सके. देखो उसका भी मैंने एक फ़ोटो ऐड कर दिया है, चैट में डाल दिया है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद में मेन आप जो वर्क करते हैं ना वो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करते हैं. तो स्टार्टिंग में हम लोग ने जो SDLC के साइकिल फॉलो किए वो तो ठीक है, वो बराबर है, लेकिन वो साइकिल फॉलो करने के बाद में मेन आपके एफर्ट्स चालू होते हैं. वो मेन एफर्ट्स कौन से रहेंगे, सॉफ्टवेयर बनने के बाद में जब आपने उसको डिप्लॉय किया है क्लाइंट साइड पे, तो वो टाइम पे आपका मेंटेनेंस फेज चालू होता है. और वही टाइम पे मेन आपको क्वालिटी इंप्रूव या मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है. तो उसमें अगर आप देखेंगे हम लोग अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस पे फोकस करते हैं.
पहला आपका जो टाइप ऑफ मेंटेनेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। करेक्शन मतलब कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, मेकिंग चेंजेस टू रिपेयर द डिफेक्ट, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अडेप्टिव मेंटेनेंस, मतलब आपके सॉफ्टवेयर को आपको एक नए एनवायरनमेंट में, नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे अडेप्ट होना है, या उसको कोई हम लोगों को नए सॉफ्टवेयर के साथ अडेप्ट करना है, मतलब उसको वर्क करना है, तो वो पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तक मैंने विंडोज़ पे ही चलाया था, तो विंडोज़ के आगे अभी सपोज हम लोगों को उसको मैक पे चलाना है, लिनक्स पे चलाना है, या फिर कोई सोलारिस टाइप के जो हम लोगों के सिस्टम्स है उसके ऊपर चलाना है, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप जब अपने सॉफ्टवेयर को ऐड करेंगे, या कोई नया सॉफ्टवेयर या प्लगइन्स जब आप अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं, तो वो कितना इजीली अडाप्ट कर पाता है वो एनवायरनमेंट, उसके ऊपर फोकस रहेगा। नेक्स्ट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होगा कि हम लोग एग्जिस्टिंग जो हम लोग की चीज़ें हैं उसके ऊपर तो वर्क कर ही ले, लेकिन उसके साथ में उसको और फास्ट बनाने का ट्राई करेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग जो एल्गोरिदम्स पे बात करते हैं, तो एल्गोरिदम्स में हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स को और फास्ट बनाने का ट्राई करते हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो अगर अगर कुछ काम है जिसमें सपोज अगर मुझे सपोज 5-6 क्लिक लग रहा है या 10 क्लिक लग रहा है, जिसको मैं 2 क्लिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। व्हाट्सएप पे स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारे फोटोज़ अगर भेजते थे तो सारे फोटोज़ इंडिविजुअली आते थे, और सबको मुझे इंडिविजुअली क्लिक करके डाउनलोड करना पड़ता था। इंस्टेड ऑफ दैट अब क्या हो गया, आप अगर एक साथ अगर 15-20-25 फोटो अगर किसी को सेंड करेंगे तो वो एक एल्बम बन के आता है, और वो एल्बम पे अगर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो वहीं से वो फोटोज़ जो है सारे एक बार में ही डाउनलोड हो जाएंगे। तो दैट इज़ वन थिंग जो मुझे हेल्प कर रहा है। तो वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, ज़्यादा बेटर हो गया मेरा सिस्टम, है ना। देन उसके साथ में अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स आप देख सकते हो। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एज नेम सजेस्ट, प्रिवेंटिव मतलब फ्यूचर में अगर कोई एरर या बग आ सकते हैं या कोई चांसेस है कोई फेलियर्स आने के, उसके अगेंस्ट हम लोगों ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए है वो। सो ये आपके क्वालिटी मेजर्स हो गए। अगेन एज वी नो क्वालिटी फैक्टर्स सबसे ज़्यादा कभी काम करेंगे, सबसे ज़्यादा कभी हेल्प करेंगे जब आप मेंटेनेंस फेज में हो, जब आप क्लाइंट साइड पे ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं या क्लाइंट साइड पे ये सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रहे हैं, वही टाइम पे ये सारे मेन फैक्टर्स काम में आएंगे। सो अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया। सो ये आपके 2 क्वालिटी फैक्टर्स हो गए। इसके साथ में अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो हम लोगों का एक्चुअल जो हम लोग के पास नोट्स में जो दिया हुआ है उसमें ये कैसे वर्क करता है। सो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करता हूँ अभी। तो अभी अगर आप पीडीएफ में देखेंगे सो यहाँ पे आपको क्या सर्टेन पॉइंट्स दिए हुए, ध्यान से देखो। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सबसे पहले ये देखना है कि क्रिटिकलिटी जितना इंक्रीज होगा आपके सॉफ्टवेयर का उतना आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का और उसके सामने हम लोग बात कर रहे हैं एक कॉलेज सॉफ्टवेयर का, तो कॉलेज सॉफ्टवेयर जहाँ पे यूजर्स आके एडमिशन के डिटेल्स, टाइम टेबल, नोट्स का, बाकी का अगर कुछ इवेंट्स या कुछ है वो सब देख सकते हैं वो लोग। तो वो टाइम पे अगर उनको वो सर्टन कुछ चीज़ें चेक करना है, देखना है, तो इट्स फाइन, दे कैन वेरीफाई इट। और वो टाइम पे वहाँ पे आपको वो जो कॉलेज सॉफ्टवेयर है दैट इज़ नॉट अ क्रिटिकल वन। वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गए, आपने अगर ज़्यादा उसको अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है, मेंटेन नहीं किया है, या फिर आपने उस पर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो बता रहा है, दैट्स फाइन। और उसके ऊपर कोई कुछ चोरी करने नहीं आएगा, बिकॉज जो भी कुछ दिख रहा है वो सब कुछ विजिबल है। सो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि क्रिटिकलिटी मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है या इन्फॉर्मेशन है वो कॉलेज सॉफ्टवेयर पे उतना नहीं होगा जितना एक बैंकिंग पे रहेगा। तो वहाँ पे आपको अगेन क्वालिटी मेंटेन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू दी फर्स्ट वन। देन सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है, मतलब आप उसको टच करके, जैसे अगर कोई एक फिजिकल चीज़ है, अगर कोई बोलता है कि इसका क्वालिटी बहुत बेटर है, तो हम लोग उसको टच करके समझ नहीं सकते। एंड अगर चलो जैसे लाइक हेलमेट है, तो अगर बाइक का हेलमेट है, समवन सेज कि ओके ये काफ़ी क्वालिटी हेलमेट है,
लेकिन जब तक अगर हम लोग उसको एक्चुअल में टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वो कितना टफ है। और अगर एक्सीडेंट लाइक सिचुएशन अगर होगा तो वो हम लोगों को बचा पाएगा कि नहीं, वो हम लोग को प्रिवेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसका क्वालिटी कितना बेटर है, वो तो तभी पता चलेगा जब हम लोग एक लिमिट से ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो अब जब कोई एक चीज़ को आप टच करके कभी कभी आप बता सकते हो कि हाँ इसका क्वालिटी कितना बेटर है कितना नहीं है, लेकिन हर बार वो भी पॉसिबल नहीं रहता है। इसके लिए आप देखो कि जो हम लोग के फिजिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं ना उसके ऊपर आईएसआई मार्क्स आते हैं। जैसे अगर कोई हेलमेट लेना है ना तो मैं आईएसआई मार्क वाला जो हेलमेट है वो सिलेक्ट करूंगा। अब सॉफ्टवेयर में तो ऐसा नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर को तो आप टच करके नहीं देख सकते कि उसका क्वालिटी कितना बेटर है कितना बेटर नहीं है। तो वो टाइम पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे वो सॉफ्टवेयर के साथ में। वाई? बिकॉज सॉफ्टवेयर आर इंटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप टच करके वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सॉफ्टवेयर कितना बेटर बना है। तो वो टाइम पे ऐसे सर्टन जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं ना उनके लिए हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग आईएसआई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होते हैं। आईएसआई मार्क आता है, आपने वो फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर देखा रहेगा। एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोग के जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उसके साथ में सर्टिफिकेशन आते हैं, दैट इज आईएसओ सर्टिफिकेशंस। और वो अलग अलग टाइप के आईएसओ सर्टिफिकेशंस रहते हैं। कोई डिज़ाइंस के लिए है, कोई क्वालिटी टेस्टिंग आपने किया है उसके लिए है, कोई और XYZ टाइप के लिए तो मेनली अगर मैं कोई एक पर्सन के पास से अगर सॉफ्टवेयर परचेस कर रहा हूँ तो वो सॉफ्टवेयर कितना बेटर है कितना बेटर नहीं है ये मैं उसके बोलने के ऊपर या वो पर्सन के ऊपर भरोसा करके नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली उसके पास से आईएसओ सर्टिफिकेट डिमांड करूँगा। अगर आईएसओ सर्टिफिकेट अगर मुझे मिलता है और उसमें अगर क्वालिटी प्रूव होता है, दैट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर इज अ क्वालिटी वन, जिसके वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग के कोई क्रिटिकल टास्क अचीव करने के लिए। देन प्रोजेक्ट कंट्रोल कंसर्न्स कितने एरर आपने एक्यूमुलेट किए। कभी कभी एज यू कैन सी एरर बिकम्स मोर एक्सपेंसिव टू रिमूव एट अ लेटर स्टेज। इसका मतलब है जब हम लोग SDLC साइकिल की बात करते हैं ना तो आपने जैसे हम लोगों ने देखा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, फिजिबिलिटी स्टडी होता है, उसके बाद में आपका डिजाइनिंग होता है, तो देन कम्स द कोडिंग पार्ट डिजाइनिंग के बाद में, और कोडिंग के बाद में फिर टेस्टिंग और उसके बाद में फिर मेंटेनेंस वाला पार्ट आएगा। तो हम लोग यही बता रहे हैं कि अगर आप कोई एक एरर या कोई एक बग तो नहीं आएगा, एरर आएगा, कोई एक सर्टन मिस्टेक्स है उसको अगर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग पार्ट पे ही अगर सॉल्व करते हैं तो आपको सपोज 10 रुपीज़ के चार्जेस होंगे। आप उसको डिजाइनिंग पार्ट पे लेके आके बाद में अगर आपको पता चलता है कि ये एरर है और तब अगर आप डिजाइनिंग पार्ट पे अगर उसको चेंज करते हैं तो सपोज आपको 30 रुपीज़ तक का चार्जेस लगेंगे। मतलब उतना आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो आप रिक्वायरमेंट फेज पे ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज पे अगर कोई एक एरर को अगर सॉल्व करते थे तो सपोज आपको 10 रुपीज़ लगते थे, डिजाइनिंग पार्ट पे आते आते अगर आप कोई एरर आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करते तो इट टेक्स लाइक 30 रुपीज़ चार्जेस, और वही अगर आप कोडिंग लेवल पे लेके जाते हो तो मोर देन 100 रुपीज़ आपके कॉस्ट हो जाएगा उसका कॉस्टिंग। मतलब क्या हो गया, इतना डिफरेंस आ गया। और यही सेम चीज़ अगर कोडिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया और क्लाइंट साइड पे डिप्लॉयमेंट के बाद जो मेंटेनेंस फेज चल रहा है, वो मेंटेनेंस फेज में अगर जाके आपको पता चलता है कि यहाँ पे कहीं पे एरर है जो अभी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो अगर वो लेवल मेंटेनेंस लेवल पे जाके अगर वो कोई एक एरर मिलता है ना तो उसको सॉल्व करने का आपका जो कॉस्टिंग है वो 1000 तक जा सकता है। सो जो आपका काम 10 रुपीज़ या 30 या 100 में हो सकता था वो मेंटेनेंस फेज में जाने के बाद में इट माइट कॉस्ट यू अप टू 1000। दैट्स अ कॉस्टिंग। सो इतना डिफरेंस हो सकता है एंड दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं कि एरर आपका जितना लेट स्टेज पे जितना लेट पता चलेगा उतना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उसको रेक्टिफाई करना, और जितना जल्दी आपको मिलेगा उतना ईजी होता है, सिंपल होता है उसको सॉल्व करना। दैट्स वन पॉइंट, और वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सब हम लोग किसके थ्रू करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, और वो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको बता दिया है। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक नीड फॉर अ क्वालिटी प्रोड्यूस अ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। लाइक डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन बता दो क्वालिटी का मतलब क्या है, आप कौन से टर्म में क्वालिटी की बात कर रहे हो।
और कौन से लेवल तक अगर आपका सॉफ्टवेयर जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे क्वालिटी अभी और बेटर हो रहा है, कौन से बेसिस पे हम लोग उसको मेजर करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के एक मॉड्यूल के अंदर अगर नंबर ऑफ एरर्स अगर 50 से कम है, दैट मीन्स उसका क्वालिटी बेटर है। अगर 50 से 40 से भी अगर कम है तो उसका क्वालिटी बेस्ट है। और अगर 100 से कम एरर आ रहे हैं आपके कोई एक मॉड्यूल के अंदर तो वी कैन से कि इट्स ओके टाइप ऑफ क्वालिटी। ऐसे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, या और भी मेजरमेंट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एरर्स के बेस के ऊपर आप क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, या रिस्पॉन्स टाइम कितना बेटर है वो भी मेजरमेंट का एक फैक्टर हो सकता है। देन प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पे आप देखो कि हम लोग जब टेस्टिंग की बात करते हैं ना तो हम लोग टेस्ट केसेस बनाते हैं, ओके और वो टेस्ट केसेस कितने बेटर काम कर रहे हैं ना उसके बेस के ऊपर आपका ये सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं आपको एक बार टेस्ट केस बता देता हूँ। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट हैव अ लुक एट दिस पार्ट कि क्या चीज़ कैसे वर्क करता है। अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ गया तो उसके बाद जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा वो भी बहुत प्रॉपरली समझेगा आपको। सो अगर आपको वीडियो में अगर वॉइस क्लियर नहीं रहेगा देन लेट मी नो। आई थिंक वॉइस तो प्रॉपर आना चाहिए। ओके देख लो ध्यान से। Hi guys, this is Adrian from Tactical Project Manager. I wanted to give you a quick walkthrough through the test case template and explain you how to use it properly. So this is a generic test case template which is mainly to be used like in manual software testing, but it can be used for any other kind of testing purposes when you need some structured process or checklist to check the result of a test or a process. So this is what the template looks like, and it has several columns. Let's go from left to right. As you can see, I have structured the test cases in several levels. The first one is the process, then it's the test case, and then there's the step. So that you can add more like structure and more levels of granularity depending on your needs. So basically what the first column is for the process, it helps to generally separate test cases by process or by business area or however you call it. And these are just examples. So I have one process area is logistics, another one is accounting, and there's a sales test case. Then on the next level, in the next column, you have the actual test case. So here, for example, we have to test the delivery process as part of our logistics processes. And now the test case itself for delivery is again broken down into the actual steps. And these are the steps which an end user, for example, would follow on an IT system. So he would create the delivery in step 1, print the delivery form in step 2, and then the shipping label and so on. And in the status column, the user will track the status. So you have here 4 categories: passed, if the test is successful, has been completed successfully; failed, if there was an error; open, if it's just not yet been tested; and then in work, if the testing is still in progress. So it uses different color coding. And then what the tester will document is the actual result. So, and for the tester to be able to qualify the test results, you need to give him an idea of what the outcome of the test step should be. So for the create delivery, the expected result, what the user should get and see, is a completed delivery in the system. And then he would document the actual result if there's a deviation, like for example there's an authorization issue. So he would document here and say authorization issue, unable to save delivery, for example. And
you can add more information here in the comment field. And this is the way the test case template is to be used. And you can add as many test cases as you want and as many steps. Just make sure you follow the numbering, because this will then allow you to sort the content also, and this will provide the structure for the testers. What also makes sense is to give each process and test case a number, so that way you can it helps with sorting and with keeping track. So you can say here logistics is the area number 1, then test case for delivery is सो गाइज एज यू कैन सी हम लोग के पास टेस्ट केस टेबल्स होते हैं, और ये जो टेबल्स है ना, ये टेबल्स के बेस के ऊपर वी कैन क्रिएट दिस टेबल, या आपके पास रेडी टेम्पलेट ऐसे अवेलेबल ही होते हैं जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं. और मॉड्यूल बाय मॉड्यूल यहाँ पे आप देखो लॉजिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड सेल्स, और उसके अंदर वापस आपने टेस्ट केसेस बनाए. लॉजिस्टिक्स के अंदर सपोज डिलीवरी के लिए आपने बनाया, तो आप डिलीवरी क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, या वो जो क्रिएट डिलीवरी वाला जो पार्ट है वो अभी इन वर्क मतलब डेवलपमेंट में है, और देन प्रिंट डिलीवरी वाला पार्ट जो है वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ सम एरर और समथिंग. सो बेसिकली जब हम लोग ऐसी कोई टेस्टिंग करते हैं, ओपन का मतलब है कि अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है. अब यहाँ पे सपोज लॉजिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने टेस्ट केस है 10 टेस्ट केस डाले अलग अलग. डिलीवरी इज फर्स्ट टेस्ट केस, और ऐसे 10 टेस्ट केस है जस्ट इन लॉजिस्टिक्स. अब वो 10 में से अगर 5 टेस्ट अगर सक्सेस होते हैं, बराबर है, तो तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो 50% टेस्ट हो गया. अगर 10 में से अगर 7 टेस्ट अगर क्लियर होते हैं तो 70% टेस्टिंग हो गया. और वो टेस्टिंग जो है वो पास हो रहा है, फेल हो रहा है, इन वर्क है, या फिर कोई डिफेक्ट्स है, और उसको आप कितने टाइम में सॉल्व कर पाते हो. या बहुत बार इट माइट पॉसिबल कि आपको जब आप टेस्ट केस कर रहे हो तो सर्टेन टेस्ट जो है वो फेल हुआ है, लेकिन आप उसको वो ऑन टाइम सॉल्व नहीं कर रहे हैं. वो ऑन टाइम नहीं सॉल्व करने का मेन रीज़न है कि आपके जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट मतलब जो आप मेनली यहाँ पे जो आपको एरर्स मिले हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ऑन टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े टू सॉल्व दोज टेस्ट. तो हम लोग वो टाइम पे उसके इन्वेस्टमेंट को हम लोग अलग से स्टॉप कर सकते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है उसके ऊपर हम लोग डाल सकते हैं. तो सपोज़ कि अगर ये सारे जो टेस्ट केसेस है उसमें से सपोज़ मुझे अगर 15 एरर मिले, या फेल्ड जो है ना वो सपोज़ 15 टाइम्स आया टोटल जितना भी आपने चेक किया उसमें से, तो सपोज़ वो 15 में से 5 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो फेल नहीं हो सकता, जिसको पास होना ही पड़ेगा. तो 5 के ऊपर हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे, एंड वो 5 अगर प्रॉपर हो गया उसके बाद अगर आप इफ टाइम परमिट्स हम लोग के पास, तो ही हम लोग और कोई फैक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे. एल्स हम लोग वही उतना ही सॉल्व करके देन हम लोग उसको क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय कर देंगे, और मेंटेनेंस पार्ट में बाकी के जो चीज़ें उसको हम लोग रेक्टिफाई करने का ट्राई करेंगे. बिकॉज दैट हम लोग का जो बजट है वो बजट के अंदर वो रहना चाहिए, वो भी आपको वेरीफाई करना रहता है. सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स. और इसको आप कितना क्वालिटी मतलब आपका टेस्टिंग कितना % हो रहा है, वो कितना % सक्सेस है, ये % रेशियो जो है ना, दैट इज ऑल्सो प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी. The 1.1, and you could add here a test case 1.2, 1.2 with another logistics process, and then accounting would be 2, and the billing process would be 2.1, and you can add more, sub test or test cases below that, and that's how you can structure the test cases in a clean and clear way. This is just the basic setup of the test case sheet, and you can add more columns. So, for example, when you have different companies testing the same process, you would have separate sheets. So if you have 2 companies who are testing the same steps, same processes, you would have two sheets, one with company A, and another one with company B, a separate sheet. And you can add here the department and as many other field columns as you want,
and if it makes sense to move them forward. And this helps the testers to filter the test cases. Well, and then it's just about, documenting the status and working on each issue that occurs, in this case, in the manual process. If you want to change anything on the drop-down list, so this is a hidden, a hidden sheet. Let me see if I can find that for you. Unhide, you have to go to unhide and then results. So, and this is how it's documented here. You can add more qualifiers here, and then this just uses the conditional formatting in Excel to color the cells accordingly. So that's the test case template. If you have any questions, if you want to give feedback. ओके, सो ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल था, सिंपल सा. सो हम लोग जो टेस्टिंग में जो देख रहे हैं पॉइंट्स, वहाँ पे अगर आप हम लोग जो PDF में जो पॉइंट देख रहे हैं उसमें आप अगर यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ क्वालिटी, तो आपने कितना प्रैक्टिकली टेस्ट किया है, उसका रिजल्ट कितने प्रॉपर आया है, कितना % टेस्ट सक्सेस हुआ है, अगर कहीं पे अगर फेलियर्स आया तो आपने उसको कैसे टैकल किया है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं. और उसके साथ में अगर आप देखेंगे मिनिमली एक्सेप्टेबल, लोएस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू कितना है वो. अभी एक्सेप्टेबल टेस्टिंग अगर आपने देखा रहेगा कि क्लाइंट जिसको एटलीस्ट इजीली एक्सेप्ट कर सके कि हाँ ओके हम लोग एटलीस्ट टेम्पररी काम कर सकते हैं, वो लेवल तक आपने बनाया है, या क्लाइंट बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर रहा है, ही इज़ वेरी ही फाइंड्स द न्यू और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इट्स वे बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन्स ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर. तो ये भी हम लोग देखते हैं. जैसे आप देखो कि कोई भी अगर जो हम लोग मोबाइल ऐप्स या आप फेसबुक या गूगल भी यूज़ कर रहे हैं या जीमेल यूज़ कर रहे हैं, उसके भी जब अपडेट आते हैं ना, तो वहाँ से आपके पास से भी एक फीडबैक डिमांड करता है वो कि जो न्यू चेंजेस अगर हुए हैं उसमें, वो चेंजेस आपको कितने बेटर लगे, बिकॉज दैट बेसिकली हेल्प्स देम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर सॉफ्टवेयर. आपका रिएक्शन कैसा है, कुछ अगर चेंजेस किए, कुछ अपडेट्स किए उन्होंने, या एग्जिस्टिंग चीज़ों को बेटर बनाने का ट्राई किया है, तो आपको वो कितना कंफर्टेबल लग रहा है. अगर आपको वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, दैट मीन्स उनके जो मेन टारगेट्स थे वो अचीव हो गए. तो यहाँ पे हम लोग वही देखते हैं कि जो टारगेट रेंज है वो डिज़ायर्ड वैल्यू क्या है, हम लोगों ने अचीव किए नहीं किए, आपने अगर करंटली क्या वैल्यू आपने प्रोवाइड किए, और आपको कितना इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना क्वालिटी को. ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. तो आप देखो कि कभी कभी हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कभी कभी हम लोग कोई दूसरे फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो ये सारे आपके क्वालिटी के पॉइंट्स रहेंगे. तो जो मैंने 2 डायग्राम्स बताया आपको, वो जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, और उसके साथ में अभी मैं आपको ये चैप्टर बता रहा हूँ. तो विल टेक 5-10 मिनट्स ब्रेक और बाद में ISO स्टैंडर्ड्स चालू करते हैं. सो आई होप अब तक मैंने आपको जो भी बताया वो क्लियर है. किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क. एनीवन, एनी डाउट्स? No, sir. ओके, किसी को डाउट्स नहीं है, ठीक है. चलो, सो विल टेक 5-10 मिनट्स ब्रेक, देन अगेन कंटिन्यू करते हैं हम लोग. सो गाइज स्टार्ट करते हैं वापस अभी. सो एज यू कैन सी कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें ISO स्टैंडर्ड आता है, ISO सर्टिफिकेशन आता है विद सॉफ्टवेयर्स, जिससे वी कैन आइडेंटिफाई कि ओके वो सॉफ्टवेयर कितना क्वालिटी है. तो एज यू कैन सी यहाँ पे जब अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो किए वो आपने स्टैंडर्ड किए कि नहीं. बिकॉज अगर आपने वो स्टैंडर्ड स्टेप्स अगर फॉलो किए तो सॉफ्टवेयर ऑफकोर्स अच्छा ही बनेगा. तो आपने जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो किया है वो कितना प्रॉपर है, वो हम लोग ISO स्टैंडर्ड्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं. और उसके लिए वी हैव ISO 12207 जो आपको एक प्रॉपर SDLC बताता है, गाइड करता है कि ओके आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको कैसे वे में SDLC फॉलो करना है, उसके कुछ पॉइंट्स है वो कैसे फॉलो करना है, आपने वो सारे प्रॉपर किए कि नहीं, कैसे प्रोसेस आपका होगा. तो SDLC जितना प्रॉपर रहेगा उतना आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर बनेगा, क्वालिटी वाइज वो उतना बेटर रहेगा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही हम लोग को दिया हुआ है ISO स्टैंडर्ड. फर्स्ट जो आपका ISO स्टैंडर्ड है दैट इज़ 12207 फॉर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए, जो हर एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है. कहाँ से आएगा, इंडिकेट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस दैट विल प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर डिलीवरेबल, मतलब जो आप
एक कोई क्लाइंट को या कस्टमर को या एंड यूजर्स को हैंड ओवर कर सको, वैसा क्वालिटी सॉफ्टवेयर आप बनाने के लिए आपको ISO का 12207 जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना पड़ेगा। या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी अगर आपको पास करना है बिटवीन टू प्रोसेसेस, मतलब एक मॉड्यूल बनने के बाद में सपोज दूसरा मॉड्यूल बनने वाला है, तो वो टाइम पे भी हम लोग ये सेम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो कर सकते हैं फॉर दोज इन बिटवीन जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं उसके लिए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या पॉइंट आएगा, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट पार्ट। रिक्वायरमेंट एलिसिट रिक्वायरमेंट में से आपने एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है आपके वो आपने आइडेंटिफाई कर दिए। अब ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मतलब आपका कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है, उसका एक पार्ट है या फिर उसका एक मॉड्यूल है, उसको आप डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन के बाद में वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन चलेगा, कोड होगा, टेस्ट होगा, कोड टेस्ट होगा, और ये अगर फाइनल प्रॉपर रहेगा तो हम लोग इसको डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे वो सेम वे में यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये जो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में हमको जैसा SDLC बताते हैं वैसे ही दिया हुआ है, आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको नंबर याद रखना है, ISO 12207, दैट्स ISO स्टैंडर्ड फॉर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ISO स्टैंडर्ड नेक्स्ट जो है वो है 9126 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए। सो दो टाइप के क्वालिटीज़ डिफाइन होता है 9126 के हिसाब से। वन इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर दिखता है, दैट इज़ जो यूज़र्स को दिखता है। यूज़र्स मेनली फोकस किस पे करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना रिस्पॉन्स टाइम उसका कितना बेटर है, अगर कोई फेलियर्स आते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कितना हैंडल कर पाता है उसको। आप देखो कि स्टार्टिंग में अगर हम लोगों को एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर इंस्टॉल करना रहता था ना तो काफ़ी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। जो जिसने अगर किया रहेगा या जो कोई टेक्निकल पर्सन है ना वही एक OS इंस्टॉल कर सकता था। आज के टाइम पे आप देखो कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 10 जैसा कोई एक OS अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे तो बहुत इजीली एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, बिकॉज आपको नेक्स्ट करके खाली अग्री करना है सर्टिफिकेट, और बाकी का काम जो है वो ऑटोमेटिकली वही खुद करता है। सो दैट्स द क्वालिटी। स्टार्टिंग में जहाँ पे यूज़र्स को बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करना पड़ता था उसका इंटरैक्शन बहुत लेवल तक कम कर दिया है। आपको अगर अपने लैपटॉप को अगर फॉर्मेट भी मारना है ना तो कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी आज के टाइम पे कर सकता है वो। उसके लिए भी आपको वापस कोई एक टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं है, इतना बेटर हो गया ये। इंटरनल क्वालिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आपने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट कितने प्रॉपर किए, सिक्योरिटी वाइज कितना प्रॉपर है, बग आपने प्रॉपर फिक्स किए कि नहीं, ये सारे इंटरनल क्वालिटी आएंगे बेसिकली। वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ द कोड डेवलपर्स ने जो ऐड किया है। देन ISO 14598, आपको ये दो ऊपर के दो मेन याद रखना है, 12207 एंड 9126। बाकी ये अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दो चलेगा। तो 14598 क्या बता रहा है, प्रोसीजर्स जो आप असेसमेंट के लिए कैरी आउट करेंगे वो, और ये प्रोसीजर्स आपने कितने प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड किया है उसके बेस के ऊपर ISO 9126 रिएक्ट करेगा। सो हो गया टाइप्स ऑफ क्वालिटी कैसा आएगा, ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर जब अगर अक्वायर होगा उसके बाद क्या कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक बहुत बड़ा कम्युनिटी अगर यूजर्स का उसको यूज़ कर रहा है तो हर एक के अलग अलग इश्यूज़ रहेंगे, आप वो सारे इश्यूज़ को कैसे टैकल कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सॉफ्टवेयर बन गया, आपने कॉलेज के लिए बनाया, तो अब वहाँ पे कम्युनिटी ऑफ यूज़र्स रहेंगे, मतलब कोई यूज़र्स रहेंगे जो IT डिपार्टमेंट के रहेंगे, अब वो टेक्निकल यूज़र्स है, वो ऑलरेडी कंप्यूटर्स के साथ डील कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना अगर आपने थोड़ा डिफ़िकल्ट भी बनाया तो उनके लिए वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा जितना डिफ़िकल्ट वो BCom या BBI या और कोई स्ट्रीम जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके लिए हो सकता है। तो वो टाइप ऑफ असेसमेंट इसके बेसिस पे होगा। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हम लोगों ने प्रोडक्ट क्वालिटी की बात की ISO 9126, सो यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए हुए, डायग्राम दिया। सो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो प्रोसीजर्स आपने फॉलो किए वो प्रोसीजर्स कितने प्रॉपर है कि नहीं वो हम लोगों को फॉलो करना है। तो प्रोसीजर्स आप कितने स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं उसके लिए तो अलग से आपका ISO 15504 जो है 15504 ये आपको प्रोसीजर ही बताता कि ये प्रोसीजर्स आपको फॉलो करना है डेवलपमेंट के लिए। अगर आप सपोज अगर आप कोई एक पेमेंट गेटवे बना रहे हैं या फिर आप डेटाबेस सेटअप करना है तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं।
तो अगर आपने 15504 के हिसाब से अगर प्रोसीजर्स अगर फॉलो किया है तो ऑटोमेटिकली आपका ISO 9126 का फर्स्ट स्टेप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। इंटरनल मेजर्स बाद में देखेंगे हम लोग। इंटरनल मेजर्स में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि क्या चीज़ें आपने रीयूज़ किए हुए हैं, कौन सी चीज़ें आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, कौन से अननेसेसरी चीज़ें हैं जो आपके सिस्टम के ऊपर बर्डन क्रिएट कर सकते हैं, उसको हटा दो, है ना। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कितने बेटर है। एक्सटर्नल क्वालिटी एट्रीब्यूट जैसे हम लोगों ने देखा, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू क्या काम की चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और लास्ट में ये सबको जब कंबाइन करेंगे तो आपका फाइनल क्वालिटी एट्रीब्यूट डिफाइन होगा, और ये जो डिफाइन होगा या ये जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो आपका ISO 9126 उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। सो स्टार्टिंग का जो प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर्स आपका ISO 15504 में डिफाइंड है। ये सबके रेडी टेम्पलेट्स आते हैं, आप नॉर्मली पढ़ के देख सकते हैं कि ओके ये प्रोसीजर रहेगा ये टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए, ये टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए दिस इज़ द प्रोसीजर। तो आप वैसे पढ़ के वो सेम प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं। डेवलपर कौन से पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे, उनका सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है वो कितना प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर बहुत प्रॉपर वे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट फॉलो किए, रीयूजेबिलिटी है, देन उप्स है, एक्सेस स्पेसिफायर्स प्रॉपर आपने मेंशन किए हुए, इनहेरिटेंस में आपने अपने मेथड्स को प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ही रखा है, कोई मेथड आपका पब्लिक नहीं है। इट मीन्स आपने क्वालिटी मेंटेन किया, डेटा हाइडिंग कंसेप्ट प्रॉपर फॉलो किए, पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर फॉलो किया है, आपने कहीं पे क्वेरीज जहाँ पे लिखने हैं वो प्रॉपर बताए हुए हैं। तो ये सारे स्टेप्स अगर आपने प्रॉपर फॉलो किए हैं दैट मीन्स कि आपका इंटरनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स बहुत प्रॉपर है। और उसमें भी अगर कहीं कहीं पे ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे कि वो जो आपके मेन जो आपके व्हाट वी से कि मेन जो आपके सर्टेन कोडिंग है वो आपने सपोज रेडीली कहीं से बोरो की है जहाँ से आपको मिल रहा है, सो दैट आपको वो सारे कोड आपको खुद से प्रैक्टिस ना कर खुद से बनाना ना पड़े। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। देन ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, एक्सटर्नल मेजर्स यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। यूज़र्स क्या समझते हैं, यूज़र कम्युनिटी क्या समझता है, आपका सॉफ्टवेयर कितना यूज़र फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव है, फास्ट है, सिक्योरिटी वाइज वो कितना बेटर है, वो ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, वो अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर रखे, ये सारे फैक्टर्स आएंगे। और ये सब आप जब प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो एंड रिजल्ट आपको जो मिलेगा जिसके जहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे कि फाइनली आपका ISO 9126 के जो क्वालिटीज़ है वो यहाँ पे अचीव हुए या नहीं, और उसके बेस के ऊपर सर्टिफिकेशन मिल सकता है। सो दिस आर द पॉइंट्स। क्वालिटी इन यूज़, इफेक्टिवनेस कितना है, प्रोडक्टिविटी मतलब कितने लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, यूज़र्स के जो गोल है वो आपने यहाँ पे अचीव किए कि नहीं, मिनिमम रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम रिजल्ट उनको जनरेट करके दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक फास्ट कंप्यूटर लगेगा तभी आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर चलेगा। मैं एक छोटे से मोबाइल से भी अगर काम कर सकता हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग जहाँ पे आपने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दिया। मतलब देर इज़ नॉट ऑलवेज अ नीड ऑफ सम लैपटॉप और कंप्यूटर, आई कैन work with my mobile, or if there is a need of laptop or computer there are not any specification कि okay, आपको यही ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम इतना ही रैम लगेगा। आप कोई भी एक सिंपल से एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर से भी अगर अपना काम कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवॉइड किया जिससे यूज़र्स के गोल इजीली अचीव हो पाएंगे। सेफ्टी मेजर्स ऑफकोर्स सबको पता है कि कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फीचर्स आपने कितने बेटर या स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं वो आएगा। और उसके साथ अगर ये ऊपर के सारी चीज़ें अगर आपने प्रॉपर मेंटेन किया है तो यूज़र सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देन क्वालिटी मॉडल्स की अगर बात करें, इट इज़ अ मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट विद द ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्राइब, असेस एंड प्रेडिक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अलग अलग लोगों ने अपने बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जो आपको एग्जाम्पल के लिए 2-3 याद रखना ज़रूरी है। ISO 9126 ये तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन उसके आगे बैम्स, ग्रेविन्स, गार्विन्स मॉडल है, एंड्रोमी मॉडल है। तो इसमें से आप थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। अभी आपको अगर याद रहेगा जो मैंने डायग्राम बताया उसमें रिलायबिलिटी ये वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था। फंक्शनल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी फंक्शंस हम लोगों ने ऐड किए वो एग्जैक्टली यूज़र्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग मेन फोकस करेंगे कि जो फंक्शंस हम लोगों ने ऐड किए हैं वो फंक्शंस यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने बेटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने आपको बोला कि अननेसेसरीली आपने बहुत सारे फंक्शंस ऐड किए। सो आपको लिमिटेड फंक्शंस ऐड करने हैं जो टू द पॉइंट बहुत ज़्यादा काम किए उनके लिए, वो वाले फंक्शंस ही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके साथ में अगर आप देखेंगे
कि वो जो फंक्शंस आपने ऐड किए वो एग्जैक्टली यूजर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इफ यस दैट्स फाइन. रिलायबिलिटी. नेक्स्ट क्या बोला, रिलायबिलिटी में क्या बोल रहे हैं, कैन द सॉफ्टवेयर मेंटेन इट्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. ये पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, बराबर है, कि परफॉर्मेंस लेवल कितना है, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना है. देन अगर मैं कुछ डेटा प्रोसेस कर रहा हूँ तो वो कितने टाइम में मुझे प्रोसेस करके प्रॉपरली दे रहा है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे. यूजेबिलिटी, हाउ ईजी आप यूज़ कितना ईजीली कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडलीनेस कितना, दैट्स व्हाट वी मीन बाय यूजेबिलिटी. एफिशिएंसी, एफिशिएंट मतलब हम लोग किसके बेसिस पे बोलेंगे, फिजिकल रिसोर्सेज, कितने मिनिमम रिसोर्स में आपका सॉफ्टवेयर बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, दैट इज़ द एफिशिएंसी. मेंटेनेबिलिटी, तो मेंटेनेबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा है ना वो 4 टाइप के, मैंने अलग से आपका चैट बॉक्स में जो एक डायग्राम पेस्ट किया, सो दैट डिफाइंस द मेंटेनेबिलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर, कि आपने कितना एफिशिएंटली मेंटेन किया. कुछ चीज़ अगर रिक्वायर्ड है, कुछ चीज़ अगर नहीं है, तो हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे. पोर्टेबिलिटी, हर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे. डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो कैसे बिहेव कर रहा है. अगर मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से मोबाइल वर्जन पे, एंड्रॉयड पे अगर कुछ डेटा सेंड रिसीव कर रहा हूँ, वो टाइम पे वो कैसे बिहेव कर रहा है, दैट्स पोर्टेबिलिटी. सब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें ये सारे फंक्शनलिटीज़ के, तो वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटीज़ कौन से है. तो ये पूरा जो एक ब्लू डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको बहुत प्रॉपरली ये सारे वर्ड्स याद रहने चाहिए. अगर आपके आंसर में ये वर्ड्स अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका आंसर का एक क्वालिटी बेटर हो गया. अगर रिटर्न एग्ज़ाम होता हम लोगों का, तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. और अगर MCQs भी होते हैं तो भी आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए, तभी आप वो MCQs भी आंसर कर पाएंगे प्रॉपरली. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको फर्स्ट पॉइंट जो बोला हुआ है, सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनैलिटी. सो हम लोगों का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऊपर देखेंगे तो वो क्या है, क्वालिटी में, दैट इज़ फंक्शनैलिटी. तो फंक्शनैलिटी हम लोग कौन से बेसिस पे डिफाइन करेंगे, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, वो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो सूटेबल फंक्शंस है जो आप ऐड कर रहे हो, वो क्या अननेसेसरीली कोई भी डाल रहे हो, दैट्स फर्स्ट थिंग. देन जो फंक्शंस आप डाल रहे हो उसका एक्यूरेसी लेवल कितना है, रिजल्ट जो जनरेट कर रहे हो. देन वो फंक्शंस इंटरऑपरेबल है क्या, अगर मैं दूसरे कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से उसको अगर वर्क कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो वहाँ पे भी वो सेम फंक्शंस काम कर पाएंगे क्या, या उसके लिए हम लोगों को अलग से वापस दूसरे फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे, वो देखेंगे हम लोग. देन जब अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ अपने सिस्टम का, तो वो ऑडिट के लिए मुझे कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है. मतलब सपोज़ अगर मुझे देखना है कि मेरा मंथली सेल कितना है, या फिर अगर सपोज़ हम लोग अगर कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कोई एक स्टूडेंट का ये मंथ का अटेंडेंस कितना है, कौन से ब्लैक लिस्ट वाले हैं, रिज़ल्ट अगर जनरेट हुआ तो कौन से टॉपर है, कौन फेल हुए, किनको बहुत ज़्यादा KT लगा है, ये सब आएंगे. वो आपका फंक्शनलिटी कितना कंप्लायंस है उससे पता चलेगा. एक एवरेज रिपोर्ट अगर जनरेट करना है, एक एवरेज कोई रेफरेंस के लिए आपको सर्टेन चीज़ें चाहिए. जैसे अगर मैं डीमार्ट या ऐसा कोई एक मॉल की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका ये मंथ का एवरेज सेल कितना रहा, लास्ट मंथ से वो कितना बेटर रहा, लास्ट ईयर का जो दिवाली फेस्टिवल था उसके कंपैरिजन में ये बार का दिवाली फेस्टिवल में आपका सेल बढ़ा है, कम हुआ है, क्या रीज़न्स है उसके, कौन से शॉप में या कौन से लोकेशन पे कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा या कम है, जिससे उनको हम लोग वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं. ये सारे कंप्लायंस रहेंगे. सिक्योरिटी एज नेम सजेस्ट पता ही हम लोग. सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलायबिलिटी, आपका सिस्टम मैच्योर होना चाहिए. मैच्योर होने का मतलब क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल देख लो. फेसबुक स्टार्टिंग में जो था और अभी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. व्हाट्सएप स्टार्टिंग में जो था अभी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मतलब एडवांस फंक्शनलिटीज़ उसमें ऐड हो रहा है, और वो भी एक ईज़ के साथ में. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, जो उसका परफॉर्मेंस है वो कहीं पे डाउन जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं उसके साथ में आपका सिस्टम या आपका जो प्लेटफॉर्म है वो कैचअप करने का ट्राई कर रहा है, और उसके साथ में आपको वो बेटर वे में कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है विथ लेस एफर्ट्स फ्रॉम यूजर्स साइड. सो वो मैच्योर हो गया आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम. आप बोल सकते हो कि विंडोज़ XP के कंपैरिजन में विंडोज़ 7 ज़्यादा मैच्योर था, देन विंडोज़ 8 उससे ज़्यादा मैच्योर था, देन विंडोज़ 10 इज़ द मोस्ट मैच्योर वन. मतलब टाइम टू टाइम उसका वो ज़्यादा रिलायबल हो रहा है, भरोसेमंद हो रहा है, और उसके साथ में उसके फीचर्स जो है वो ज़्यादा एडवांस फीचर्स, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें आप डाल रहे हैं, और
उसके साथ में उसका परफॉर्मेंस भी और बेटर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फंक्शंस डालने के बाद में आपका सिस्टम स्लो हो गया, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर्स जो है वो कम हो रहा है। सो हम लोगों ने बताया था, 2 वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन किया था, टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर। तो टाइम टू रिकवरी जितना फास्ट होगा, मतलब रिकवरी टाइम जितना कम लगेगा, उतना आपका सिस्टम ज़्यादा मैच्योर हो रहा है। और फ्रीक्वेंट फेलियर्स जो आ रहे हैं वो अभी अगर कम आ रहे हैं तो उतना आपका सिस्टम ज़्यादा मैच्योर रहेगा। सपोज अगर फेलियर पहले 2-3 दिन में एक बार फेलियर आ रहा था, अब वो 10 दिन में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो सिस्टम है वो मैच्योर हो रहा है। 10 दिन में आने वाला फेलियर अभी 1 महीने में एक आध बार फेलियर आ रहा है, और मैच्योर हो रहा है आपका सिस्टम। और फेलियर आने के बाद में जो रिकवरी है वो उतना ही फास्ट आ रहा है। पहले सपोज रिकवरी के लिए 3 आवर्स लग रहे थे, अब 2 आवर्स लग रहे हैं, 1 आवर लग रहा है, हाफ एन आवर लग रहा है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स में रिकवरी हो रहा है। सो वो क्या हो गया, मैच्योरिटी बता रहा है। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो आपका सिस्टम खुद से उसको कितना लेवल तक सॉल्व कर पा रहा है, या आपको इंटीमेट कर रहा है क्या, ओके ऐसा कोई टाइप का सिस्टम में एरर या फॉल्ट जनरेट हो रहा है। सो एज अ प्रिकॉशनरी यू कैन टेक सम मेजर्स, या यू कैन इन्फॉर्म सम टेक्निकल पर्सन जो उसको सॉल्व कर पाए, है ना। रिकवरेबिलिटी कितना फास्ट है। रिलायबिलिटी कंप्लायंस में हम लोग क्या बात करेंगे, रिलायबिलिटी कंप्लायंस विद द रिलायबिलिटी में, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऊपर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लायंस की बात की, फंक्शनलिटी कंप्लायंस, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी कंप्लायंस में हम लोग मेनली वही पॉइंट्स पे बात करेंगे। और वो आपके पॉइंट्स कौन से रहेंगे, रिलायबिलिटी कंप्लायंस में आपका फेलियर रेट कितना है, टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर, जो मैंने 2 पॉइंट्स बोले। यूजेबिलिटी, यूज़ मतलब आपका सिस्टम कोई कितना इजीली यूज़ कर पाता है। अगर छोटे से छोटा बच्चा और अगर कोई एक ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर आपका सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर पाते हैं, मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत सिंपल है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, यूज़र फ्रेंडलीनेस बहुत ज़्यादा। तो अगर यूजेबिलिटी मतलब अगर सीखने में अगर वो समझ में आ रहा है तो लोग उसमें टाइम डालेंगे, सीखेंगे उसको, और जितना ज़्यादा वो सीखेंगे उतना ज़्यादा वो ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म करेंगे, और जितना ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उतना आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनते जाएगा। यही सेम चीज़ आ गया। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। समझने में अगर देख रहा हूँ तो मुझे इजीली बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए समझ में आ रहा है क्या कौन सा फंक्शन क्या काम का रहेगा। वो अगर आ गया तो मैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करूँगा, सीखूँगा उसको, अगर सिंपल है तो। जितना ज़्यादा सीखूँगा उतने ज़्यादा ऑपरेशंस में उसको परफॉर्म करने का ट्राई करूँगा। और अगर वो मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा सिंपल मिल रहा है मुझे, तो क्या होगा, ज़्यादा यूजर्स जो है वो उसके अगेंस्ट अट्रैक्ट होंगे, बराबर है। तो आपके सॉफ्टवेयर का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। एंड कंप्लायंस का मतलब ISO स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी कंप्लायंस लिखा है ना, ऊपर के सारे फीचर्स को कंबाइन करो और उसको आप ISO स्टैंडर्ड के साथ में मैच कर दो। ये एक पॉइंट बताना मैं भूल गया था। तो यहाँ पे भी अगर फंक्शनलिटी कंप्लायंस है, मतलब आपको अगेन ISO स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस ISO के रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे वो देखना पड़ेगा। रिलायबिलिटी कंप्लायंस में भी वो सेम रहेगा। तो अगर कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा है ना, तो आपको सब में एटलीस्ट एक पॉइंट तो आना चाहिए, हर एक में कंप्लायंस कॉमन रहेगा। स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस मतलब स्टैंडर्ड्स वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उधर, वो पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट है, मतलब टाइम वाइज रिस्पॉन्स टाइम कितना बेटर है, एज यू कैन सी हियर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मिनिमम मेमोरी या मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है ना। और सेम वे यहाँ पे भी देखो कंप्लायंस है। देन मेंटेनेबिलिटी, बहुत सिंपल है। टाइप्स ऑफ मेंटेनेबिलिटी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े, 4 टाइप के, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव, वो सारे। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एनालाइज अगर आपने किया है चीज़ों को, तो उससे आप फेलियर बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे। अगर फेलियर इजीली फाइंड कर पाया तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट फेलियर, दैट इज ऑल्सो वी कैन फाइंड इट। तो मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितना प्रॉपरली वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं। जितना प्रॉपरली आप एनालाइज करेंगे उतना इजीली आप उसके फेलियर्स या फॉल्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जितना इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतना जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चेंजेबिलिटी, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये बहुत सिंपल है। आप चेंज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में कुछ, लेकिन वो इतने बड़े चेंजेस नहीं होने चाहिए कि यूजर्स कंफ्यूज हो जाए। तो अगर आपको कुछ चेंजेस भी करना है तो वो धीरे धीरे होंगे। जैसे फेसबुक अगर कोई नए फंक्शंस अगर ला रहा है तो वो धीरे धीरे ला रहा है, वो बहुत बड़े चेंजेस एक साथ नहीं कर रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको एक साथ बड़े चेंजेस नहीं मिलेंगे जो उनके यूजर्स को कंफ्यूज कर दे।
सो अगेन चेंजेबिलिटी जो है वो यहाँ पे देखेंगे, हाउ इजी इज सॉफ्टवेयर टू चेंज। फर्स्ट ये आएगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब कितना स्टेबल है, मतलब अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें रिस्क फैक्टर कितना लो है। जितना रिस्क फैक्टर लो रहेगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ बग्स या एरर आने के चांसेस जितने कम रहेंगे या मॉडिफिकेशन आने के चांसेस जितने कम रहेंगे, उतना वो ज़्यादा स्टेबल है। और वो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी रहेगा और उतना लोग उस पर यूज़ करेंगे उसको। ये आपने कितना टेस्ट किया उसको, ये रहेगा। एंड बस वही, और वो स्टैंडर्ड्स के साथ में कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। पोर्टेबिलिटी बहुत सिंपल है। पोर्टेबिलिटी में अगेन वही पॉइंट्स आएंगे, नए नए एनवायरनमेंट को कितना इजीली अडॉप्ट कर पाता है। अगर मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो बिना यूज़र्स का ज़्यादा उनसे हेल्प लिए बिना, ज़्यादा विदाउट मच इंटरेक्शन फ्रॉम द यूज़र्स वो कितना इजीली इंस्टॉल हो पाता है, वो आएगा। को एग्जिस्टेंस, कैपेबिलिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस विद अदर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। लाइक अगर मैं उसको विंडोज़ के साथ ऐड कर रहा हूँ तो उसके बाद में जो बाकी के जो सॉफ्टवेयर मैं ओएस के ऊपर इंस्टॉल करूँगा उसके साथ वो कितना इजीली कंफर्टेबली काम कर पाता है। अगर मैं उसको अपवर्ड्स या डाउनलोड, जैसे हम लोग ने बोला है कि हम लोग अगर उसमें कुछ फीचर्स या फंक्शंस हटा रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, वो ऐड करना इट माइट पॉसिबल कि मैं कोई नए APIs के साथ उसको लिंक करने की ट्राई कर रहा हूँ। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना एक्सपांडेबल है, कितना वो नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अडाप्ट कर पाता है, वो पॉइंट्स पे बात करेंगे। सो पोर्टेबिलिटी का भी वो सेम रहेगा। सो दिस आर द पॉइंट्स जिसके ऊपर हम लोग मेनली बात करते हैं। सो रिप्लेसिबिलिटी, जहाँ पे एक न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ नए प्रीवियस वर्जन्स के कुछ ड्रॉबैक्स है या कुछ बग्स है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स आपके रहेंगे। ओके, ISO 9126 क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट मोड। तो डेवलपमेंट मोड में हम लोग कौन से पॉइंट्स पे फोकस करेंगे वो दिया। सो सबसे पहले आपको क्या बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच क्वालिटी फैक्टर फॉर द एप्लीकेशन। मतलब सबसे पहले तो आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे दिया आपको सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, रिलायबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। सो कितना ज़्यादा रिलायबल है, और रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा कभी इम्प्रूव होगा जब यूज़र्स का डिपेंडेंस, अगर यूज़र्स बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, यूज़र्स का डिपेंडेंस आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वो टाइम पे आपका सिस्टम ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। क्रिटिकल होने की वजह से आपको उसके ऊपर सेफ्टी मेजर्स और इम्प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज के टाइम पे बोलता हूँ कि हम लोग जब लॉकडाउन की बात करते हैं तो फिजिकल बैंकिंग बहुत कम हो गया है, तो वी ऑल आर मोर डिपेंडेंट और मोर रिलाइड ऑन ऑनलाइन बैंकिंग या फ़ोन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, वॉट एवर वी से। तो वो टाइम पे अभी आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, बराबर है। तो वो टाइम पे आपको उसके ऊपर सेफ्टी मेजर्स और इम्प्रूव करने पड़ेंगे, और आप सेफ्टी मेजर्स जितने इम्प्रूव करेंगे, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूँ रियल टाइम में वो बहुत जल्दी से क्विकली अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि एफिशिएंसी बढ़ गया, रिस्पॉन्स टाइम उसका बढ़ गया। कोई भी एक ऑपरेशन जितना जल्दी से वो अगर मुझे रिस्पॉन्ड करके बता रहा है, दैट मीन्स रियल टाइम में वो उतना बेटर हो गया, ये आएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट रेलिवेंट एक्सटर्नल मेजर्स विद इन ISO 9126 फ्रेमवर्क फॉर दिस क्वालिटीज़, जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मैंने आपको बोला ना, फेलियर्स जो है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर मतलब पहले अगर फेलियर 3-4 दिन पे आ रहे थे, अब वो 10 दिन पे आ रहे, 1 हफ्ते पे आ रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने उसको और मेच्योर और बेटर बनाने का ट्राई किया, तो अभी वो फेलियर्स जो 10 दिन पे आ रहे थे वो अभी 15-20 दिन पे आ रहे, 1 महीने पे आ रहे। सो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स मतलब कितने फ्रीक्वेंट फेलियर्स आ रहे हैं, तो जितने फेलियर्स कम रहेंगे उतना आपका सिस्टम ज़्यादा रिलायबल रहेगा, भरोसेमंद रहेगा। रिस्पॉन्स टाइम जितना बेटर रहेगा उतना आपका सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अगर मैं कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ और वो रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं कर रहा है, या फिर जब जब लोड बढ़ता है इसका रिस्पॉन्स बहुत वीक हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे बताते हैं, जैसे यहाँ पे आपको रेटिंग दिया हुआ है, रिस्पॉन्स टाइम अगर आपका लेस देन 2 सेकेंड्स है,
तो वो टाइम पे एक्सीड रिक्वायरमेंट्स बराबर है, 2 to 5 सेकेंड्स है मतलब टारगेट रेंज के अंदर है, 6 to 10 सेकेंड्स का अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम है मतलब एक्सेप्टेबल है, लेकिन टेम्पररी वो चलेगा, फ्यूचर में आपको उसको बेटर बनाना पड़ेगा। और अगर रिस्पॉन्स टाइम आपका ग्रेटर देन 10 सेकेंड्स का अगर है, दैट मीन्स ये क्वालिटी, ये लेवल, ये स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, बहुत वीक है, एफिशिएंसी बहुत लो है उसका, ये हम लोग बोल सकते हैं। एंड एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वालिटी वाइज अगर आपको स्कोर कार्ड पे अगर रखना है तो रिस्पॉन्स टाइम अगर आपका सेकेंड्स में लेस देन 2 सेकेंड्स है मतलब बहुत क्विक है, तो क्वालिटी स्कोर वाइज हाईएस्ट स्कोर होगा 0 to 5 के स्केल पे। तो अगर आप देखेंगे रिस्पॉन्स टाइम इफ इट इज़ लेस देन 2 सेकेंड्स, क्वालिटी स्कोर आपका हाईएस्ट आएगा, दैट इज़ 5। 2 to 3 सेकेंड्स अगर है तो क्वालिटी स्कोर आपका 4 आएगा 4 to 5 के लिए, देन 6 to 7, 8 to 9, और ग्रेटर देन 9 सेकेंड्स अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम है तो उसके लिए क्वालिटी स्कोर हम लोगों का बहुत पुअर है, 0 है मतलब विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो ये आपका 0 to 5 का स्कोर कार्ड है। सो हम लोग जब सिस्टम को मैच्योर बनाने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो वो टाइम पे हम लोग ये क्वालिटी स्कोर भी इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग जब कम्युनिटी लेवल पे अगर कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना, तो वो टाइम पे वी कैन से कि 2 to 4, बिटवीन 2 to 4 आपका क्वालिटी स्कोर रहना चाहिए। अगर 2 से नीचे जा रहा है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू करता है। तो 2 to 4 के बीच में आपका क्वालिटी स्कोर रहता है फॉर एनी कम्युनिटी सॉफ्टवेयर, आप मेजर कर लेना कभी, 2 to 4 के अंदर रहेगा, मतलब 6 to मैक्सिमम 6 to 7 सेकेंड्स के बीच में आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है मतलब इट माइट पॉसिबल समटाइम्स आपका सर्वर के साथ कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है, ये भी दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम प्योरली बेस्ड ऑन आपने कुछ कमांड दिया और वो जो सर्वर है वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये टोटल कैलकुलेशन है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो उसमें जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करें या सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसका मिस्टेक नहीं है, अगर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है तो वो टाइम पे हम लोग, इंटरनेट कनेक्शन अगर पूरा स्टेबल है तो वो टाइम पे आपका क्वालिटी स्कोर शुड बी बिटवीन 2 to 4। 5 अचीव करना बहुत मुश्किल है, उतना हम लोग मेहनत करते भी नहीं है कम्युनिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें। एंड 0 to 1 लेवल पे अगर कहीं पे है मतलब वो अनएक्सेप्टेबल है, उसको हम लोग फिर फोकस करेंगे कि उसको और एफिशिएंसी उसका इम्प्रूव कर सके कैसे, ये पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। तो ये आपके 2 टेबल्स हैं। तो ऊपर का जो मैंने आपको टेबल बोला ये वाला ISO सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाला, जिसमें हम लोगों ने फंक्शनलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सब के ऊपर पॉइंट्स देखे, और उसके साथ में देन उसके जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये चैप्टर में अगर ये आप सारे वर्ड्स जो है, ये कीवर्ड्स अगर आप याद रख लेते हैं ना, तो आपको ये चैप्टर में से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो यही वर्ड्स आपको ऐड करने हैं उसमें, तो ये आपका एक समरी टाइप बन जाएगा। और उसके साथ में ये वाला जो टेबल है जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके रेटिंग कैसे हो सकता है, तो रिस्पॉन्स टाइम और उसका आप क्वालिटी स्कोर, ये वाला अगर याद रखते हो तो बहुत बेटर है कि क्वालिटी स्कोर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 0 to 5 के स्केल पे। तो ऊपर वाले जो हम लोगों ने वर्ड्स देखे वो कीवर्ड्स आप कहीं पे नोट करके रख दो, जिसको आप यू कैन जस्ट से कि आप रट्टा मार लो। सो आप कहीं पे भी कोई भी आंसर में अगर आपको प्रॉपर अगर कुछ चीज़ें याद नहीं आ रहा है तो आप उसको बहुत ईजीली आप उसके साथ वर्क कर सकते हो, ऐसा आपको रखना है। बिकॉज आपको एग्ज़ाम में ऐसे कीवर्ड्स आएंगे, और अगर रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है आपका, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें भी आपको ये सर्टेन कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी के बेस के ऊपर हम लोग एक वेटेड क्वालिटी स्कोर निकालते हैं हर एक जो हम लोग का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर 1 सॉफ्टवेयर 2, जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रेटिंग्स दिया हुआ है यूजेबिलिटी लेवल पे, क्वालिटी स्कोर कितना उसका एंड वेटेड स्कोर कितना, तो हर एक प्रोडक्ट को हम लोग टोटल एंड ओवरऑल टोटल उसका कितना है, और उसके बेस के ऊपर हम लोग वो सॉफ्टवेयर को रेट करेंगे। और यू कैन से कि ISO सर्टिफिकेशन भी यही वे में आपका रेटिंग निकालता है, और उसी के बेस के ऊपर आपका रेटिंग या आपका जो ओवरऑल टोटल स्कोर कितना बेटर है उसके हिसाब से आपके यूजर्स जो है दे कैन थिंक कि हम लोगों को ये सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये आपका स्कोरिंग वाला पार्ट है। नाउ यहाँ से जो पार्ट है ना, हाउ टू अचीव प्रोडक्ट क्वालिटी, ये हम लोग का एक दूसरा टॉपिक चालू होगा यहाँ से। तो अभी मैं ये टेबल तक रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज मैं नहीं करा रहा हूँ। आपको अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो, एल्स आफ्टर 10 minutes विल एंड दिस लेक्चर।
किसी को कोई डाउट है, लेट मी नो. एनीवन, एनी डाउट्स गाइस? हेलो. No, sir. ओके, सो हम लोग यहाँ आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं. आफ्टर 10 minutes आई विल एंड दिस लेक्चर.